नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है संभल, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। बंटी के अजीब से हालात थे। उसका दिमाग चेतना शून्य हो चला था। मन में तूफान सा मचा हुआ था। बेचैनी का आलम यह था कि कभी बैठ जाता तो कभी उठकर चहलकदमी करने लगता। अचानक उसका चेहरा कठोर हो गया, जैसे किसी फैसले पर पहुंच गया हो। लगा जैसे उस फैसले के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता हो। बंटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल जिले के थाना धनारी के गांव गढ़ा में रहता था। उसके पिता का नाम बिन्नामी और माता का नाम शीला था। बिन्नामी खेती किसानी का काम करते थे। 22 साल का बंटी इंटर पास था। उसके बड़े भाई संदीप की शादी हो चुकी थी। बंटी से छोटे दो भाई तेजपाल और भोले शंकर के अलावा छोटी बहनें कश्मीरा, सोमवती और राजवती थी। उसके पड़ोस में उसके ताऊ तुलसीदास रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी रमा देवी और 8 बेटे थे। बेटी एक थी, सुख देवी, जो सब भाइयों से छोटी थी। रिश्ते में बंटी और सुख देवी तहेरे भाई बहन थे। बचपन से दोनों साथ खेले घूमे थे। दोनों को एक दूसरे का साथ खूब अच्छा लगता था। समय के साथ बचपन कब जवानी के प्यार की तरफ बढ़ने लगा, उनको एहसास भी नहीं हुआ। जवान होती सुखदेवी के सौंदर्य को देखकर बंटी आश्चर्यचकित था। सुखदेवी पर छाए यौवन ने उसे आकर्षक युवती बना दिया था। उसके नयन नक्श में अब अजब का आकर्षण पैदा हो गया था। उसके गालों पर उतरी लाली ने उसे इतना आकर्षक बना दिया था कि बंटी खुद पर काबू ना रख सका और उसे पाने को ललायित हो उठा। बंटी उसकी चाहत में डूबता चला गया। वो भूल गया कि वो उसकी तहेरी ही सही लेकिन बहन है। एक दिन बंटी जब सुखदेवी के घर गया तो उसे एकटक देखने लगा। सुखदेवी इससे बेखबर अपने काम में व्यस्त थी। जब उसकी माँ रमा ने उसे आवाज दी, ए सुखिया, देख बंटी आया है, तो उसका ध्यान बंटी की तरफ गया। सुखदेवी को भी बंटी पसंद था, मगर उस रूप में नहीं जिस रूप में उसे बंटी देख रहा था, और उसे पाने की चाह में तड़पने लगा था। रमा देवी ने फिर आवाज लगाई। सुखदेवी ने तुरंत एक गिलास पानी और थोड़ा सा मीठा लाकर बंटी के सामने रख दिया। पानी का गिलास हाथ में पकड़ाते हुए वो बोली, क्या हाल है जनाब के। बंटी ने उससे पानी का गिलास लिया तो उसका स्पर्श पाकर वो और भी ज्यादा व्याकुल हो उठा। इधर सुखदेवी ने उसके गालों को खींचकर कहा, कहाँ खो गए हो जनाब। इसके बाद वो चाय बनाने चली गई। बंटी का पूरा ध्यान सुखदेवी की तरफ ही था, जो किचन में उसके लिए चाय बना रही थी। वो इस कदर व्याकुल था कि दिल हुआ किचन में जाकर खड़ा हो जाए। जब सुखदेवी चाय लेकर आई तो बंटी की बेचैनी थोड़ी कम हुई। सुखदेवी ने जब बंटी को चाय दी तो उसने पुनः उसे छूना चाहा, मगर नाकाम रहा। तभी उसकी ताई को कुछ काम याद आ गया और वो उठकर बाहर चली गई। उधर बंटी की धड़कनें रेल के इंजन की तरह दौड़ने लगी। वो घबराने लगा, मगर एक खुशी भी थी कि उस तन्हाई में वो सुखदेवी को देख सकता है। सुखदेवी फिर अपने काम में लग गई, मगर बंटी के कहने पर वो उसके करीब ही चारपाई पर बैठ गई। बंटी का दिल चाह रहा था कि वो उसे अपनी बाहों में भर ले और प्यार करे, मगर झिझक उसे रोक रही थी। वो अपने जज्बातों को काबू करके उसकी बातें सुन रहा था। वो बार बार हंसती तो बंटी के मन में फूल खिल उठे। थोड़ी ही देर में बंटी को ना जाने क्या हुआ, वो उठा और जाने लगा। तभी सुखदेवी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, कहाँ जा रहे हो। मगर बंटी ने बिना कुछ कहे अपना हाथ छुड़ाया और वहां से चला गया। सुखदेवी उससे बार बार पूछती रही, मगर वो रुका नहीं और बिना पीछे देखे चला गया। उस दिन के बाद बंटी को कुछ अच्छा नहीं लगता था। वो बस सुखदेवी के ख्यालों में ही खोया रहता था, मगर चाह कर भी वो उससे मन की बात नहीं बता पा रहा था। उसके मन में पैदा हुई दुविधा ने उसे उलझा रखा था। तहेरी बहन से प्रेम की इच्छा ने उसके दिलो दिमाग को हिला रखा था, मगर सुखदेवी के यौवन का रंग बंटी पर चढ़ चुका था। एक दिन बंटी घर पर अकेला था और सुखदेवी के ख्यालों में खोया हुआ था। वो चारपाई पर लेटा ही था, तभी सुखदेवी उसके घर पहुंची और बिना कुछ कहे सीधे अंदर चली गई। बंटी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कुछ देर तक वो उसे देखता रहा। तभी सुखदेवी ने सन्नाटा भंग करते हुए कहा, क्या हाल है।
क्या मुझे बैठने तक को नहीं कहोगे? कैसी बात कर रही हो? आओ, तुम्हारा ही घर है। बंटी ने कहा तो सुखदेवी वहीं पड़ी चारपाई पर बैठ गई। सुखदेवी बैठते ही बंटी की ओर देखकर कहने लगी, क्या बात है, आजकल तुम घर नहीं आते? मुझसे कोई गलती हो गई है कि उस दिन तुम बिना कुछ कहे घर से चले आए? बंटी मुक बैठा बस सुखदेवी को निहारे जा रहा था। सुखदेवी ने जब उसे चुप देखा तो उसके करीब बैठ गई और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, बोलो ना, क्या हुआ? तुम इतने चुपचाप क्यों हो? क्या कोई बात है जो तुम्हें बुरी लग गई है? मुझे बताओ ना। तुम तो हमेशा हंसते थे, मुझसे ढेर सारी बातें करते थे, मगर अब क्या हुआ? तुम इतने खामोश क्यों हो? मगर बंटी एक अलग ही दुविधा में फंसा हुआ था। सुखदेवी की बात सुनकर वो अचानक उसकी ओर घूमा और उसे बड़े गौर से देखने लगा। तभी सुखदेवी ने उससे पूछा कि वो क्या देख रहा है, मगर बंटी उससे कुछ नहीं बोला और उसे घूरता ही जा रहा था। सुखदेवी भी उसकी निगाहों के एहसास को महसूस कर रही थी, शायद इसलिए वो नजरें झुकाए खामोश बैठी रही। बंटी उससे प्रेम का इजहार करना चाहता था, मगर इस दुविधा में था कि वो तहेरी बहन है। मगर अंत में प्रेम की जीत हुई। उसने सुखदेवी के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। बंटी के इस व्यवहार से सुखदेवी थोड़ा घबरा गई, मगर अपनी धड़कनों पर काबू पाकर उसने अपनी दोनों मुट्ठियों को बहुत जोर से भींचा और आंखें बंद कर ली। बंटी ने उससे आंखें खोलने को कहा, मगर सुखदेवी हिम्मत नहीं कर सकी। उसके दोबारा कहने पर सुखदेवी ने अपनी पलकें उठाई और तुरंत झुका ली। तभी बंटी ने उसकी आंखों को चूम लिया। सुखदेवी घबरा गई। उसने वहां से उठना चाहा, मगर बंटी ने उसे उठने नहीं दिया। वो शर्म के मारे कांपने लगी। उसके होठों की कपकपाहट से बंटी अच्छी तरह से वाकिफ था, मगर वो उसी समय अपने प्यार का इजहार कर देना चाहता था। तभी उसने सुखदेवी की कलाई पकड़कर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बंटी की बात सुनकर सुखदेवी आश्चर्यचकित रह गई। उसने बंटी को समझाना चाहा, मगर बंटी अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। सुखदेवी ने कहा, बंटी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, हमारा प्यार कोई कैसे स्वीकार करेगा? मगर बंटी ने इन सब बातों को खारिज करते हुए सुखदेवी को अपनी बाहों में समेट लिया और प्यार से उसके होठों पर अपने प्यार की मुहर लगा दी। सुखदेवी के लिए ये किसी पुरुष का पहला स्पर्श था जिसने उसे मदहोश कर दिया और वो बंटी की बाहों में कसमसाने लगी। सुखदेवी चाहकर भी अपने आप को उससे अलग नहीं कर पा रही थी। कुछ क्षणों तक चले इस प्रेम मिलाप से सुखदेवी मदमस्त हो गई। तभी अचानक बंटी उससे अलग हो गया। सुखदेवी तड़प उठी। बंटी की स्पर्श से छाया खुमार जल्दी ही उतरने लगा। वो बिना कुछ कहे घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी तो पीछे से बंटी ने उसे कई आवाजें लगाई, मगर सुखदेवी नजरें झुकाए चुपचाप बाहर चली गई। बंटी घबरा सा गया। उसके दिल में हजारों सवाल सिर उठाने लगे। वो इस दुविधा में फंसा रहा कि सुखदेवी उसका प्यार ठुकरा ना दे या फिर ताऊ या फिर ताई से उसकी इस हरकत के बारे में ना बता दे। इसी सोच में बंटी परेशान रहा। वो पूरी रात सो न सका, बस बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उधर सुखदेवी का हाल भी बंटी से जुदा ना था। वो भी पूरे रास्ते बंटी द्वारा कहे हर लफ्ज के बारे में सोच रही थी। घर पहुंचकर वो बिना कुछ खाए पिए अपने बिस्तर पर लेट गई, मगर उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। बंटी का प्यार दस्तक दे चुका था। वो बिस्तर पर पड़ी पड़ी करवटें बदल रही थी। सुखदेवी भी अपनी भावनाओं पर काबू ना रख पाई और वो भी बंटी से प्यार कर बैठी। अपने इस फैसले को दिल में लिए सुखदेवी बहुत बेकरारी से सुबह का इंतजार करने में लगी रही। पूरी रात आंखों आंखों में काटने के बाद सुखदेवी ने सुबह जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाया। फिर माँ को बताकर बंटी के घर चली गई। सुखदेवी के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते जा रहे थे। कभी वो बंटी के प्रेम के बारे में सोचती तो कभी समाज व लोकलाज के बारे में। जाते समय कई बार उसने वापस लौटने की सोची, मगर हिम्मत ना जुटा सकी। वो बंटी के उस जुनून को नहीं भुला पा रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल में भी बंटी के लिए प्रेम की भावना उछाल मार रही थी। इसी सोच विचार में वो बंटी के घर के दरवाजे पर पहुंच गई, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत ना जुटा सकी। तभी बंटी की नज़र उस पर पड़ गई और उसे अंदर जाना ही पड़ा। उधर बंटी का चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था। एक रात में ही ऐसा लग रहा था जैसे उसने
कई दिनों से कुछ खाया पिया ना हो। उसकी आंखें लाल थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो ना तो रात भर सोया है और ना ही उसने कुछ खाया पिया है। उसकी आंखों को देखकर सुखदेवी समझ गई कि वो बहुत रोया है। सुखदेवी को आभास हो चुका था कि बंटी उससे बहुत प्रेम करता है। उसने आते ही बंटी से पूछा कि वो रोया क्यों था, बस फिर क्या था। इतना सुनते ही बंटी की आंखें फिर छलक आई। उसकी आंखों से छलके आंसुओं ने सुखदेवी को इस दुविधा में डाल दिया कि अब उसके मन से समाज की सोच और घर वालों का डर निकल चुका था। वो उससे लिपट गई और उसके चेहरे को चूमने लगी। उसने अपने हाथों से बंटी को खाना खिलाया। फिर दोनों एकांत कमरे में बैठ गए। तन्हाई के आलम में बंटी से रहा ना गया और उसने सुखदेवी को अपनी बाहों में भर लिया। सुखदेवी ने विरोध नहीं किया। सुखदेवी को इससे पहले कभी ऐसे एहसास का अनुभव नहीं हुआ था। बंटी का हर स्पर्श उसकी मादकता को और भड़का रहा था। उस दिन बंटी ने सुखदेवी को पूरी तरह से पा लिया। सुखदेवी को भी ये अनुभव काफी अच्छा लगा। उसे वो सुख प्राप्त हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उस दिन के बाद सुखदेवी के मन में भी बंटी के लिए प्यार और बढ़ गया। अब उसके लिए बंटी ही सब कुछ था। एक बार जिस्मानी ताल्लुकात कायम हुआ तो ये सिलसिला चलता रहा। दोनों घंटों घंटों बातें करते। दोनों के लिए एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन उनके प्यार का भेद उनके परिजनों के सामने खुला तो कोहराम सा मच गया। दोनों को समझाया गया कि उनके बीच में खून का रिश्ता होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन वे प्रेम दीवाने कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। परिजनों के विरोध से दोनों परेशान हो गए। इसी बीच बंटी के घर वालों ने उसकी शादी बदायूं जनपद के गांव तिमरवा निवासी एक युवती से तय कर दी। शादी की तारीख तय हुई 26 जून 2020। इससे सुखदेवी तो परेशान हुई ही थी, बंटी भी बेचैन हो उठा था। बेचैनी में वो काफी देर तक सोचता रहता था। फिर उसने फैसला कर लिया कि वो अब अपने प्यार को लेकर कहीं और चला जाएगा, जहां प्यार के दुश्मन उसको रोक ना सके। अपने फैसले से उसने सुखदेवी को भी अवगत करा दिया। सुखदेवी भी उसके साथ घर छोड़कर दूर जाने को तैयार हो गई। शादी की तारीख से एक दिन पहले 25 जून 2020 को बंटी सुखदेवी को घर से भगा ले गया। उनके भाग जाने की भनक दोनों के घर वालों को लग गई। उन्होंने तलाशा, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चला। इसके बाद 1 जुलाई को गड़ा गांव के जंगल में देवराज उर्फ दानवीर के यूकलिप्टस के बाग में बंटी और सुखदेवी की शव शीशम के पेड़ से लटके हुए मिले। गांव के कुछ लड़के उधर गए तो उन्होंने शव देखे। लड़कों ने ये जानकारी दोनों के घर वालों को दे दी। सूचना पाकर बंटी के घर वाले और गांव के लोग तो पहुंच गए, लेकिन सुखदेवी के घर वाले वहां नहीं पहुंचे। थाना धनारी को घटना की सूचना दे दी गई। सूचना पाकर इंस्पेक्टर सतेंद्र भड़ाना कुछ पुलिस कर्मियों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। थाना प्रभारी की सूचना पर एएसपी आलोक जायसवाल और सीओ डॉक्टर के सरोज भी वहां पर पहुंच गए। सुखदेवी और बंटी के शव एक ही पेड़ से लटके हुए थे। दोनों के चेहरे तेजाब से झुलसे हुए थे। पहली दृष्टि में यह मामला गलत कदम उठाने का लग रहा था, लेकिन दोनों के चेहरे झुलसे होने से हत्या का शक भी जताया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर मौजूदा मृतक बंटी के पिता बिन्नामी से आवश्यक पूछताछ की। फिर इंस्पेक्टर सतेंद्र भड़ाना को दिशा निर्देश देकर दोनों अधिकारी चले गए। इसके बाद पुलिस ने जरूरी कार्रवाई कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की सही वजह नहीं आ पाई। 7 जुलाई 2020 को सुखदेवी के भाई कुलदीप उर्फ सुक्का का शव गड़ा के जंगल में नीम के पेड़ से लटका मिला, उसी जगह जहां सुखदेवी और बंटी के शव मिले थे। थाना प्रभारी सतेंद्र भड़ाना तत्काल पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे। सीओ के सरोज भी फॉरेंसिक टीम के साथ वहां पर पहुंच गए। कुलदीप का शव प्लास्टिक की रस्सी से लटका था और उसका चेहरा भी तेजाब से झुलसा हुआ सा लग रहा था। शव का निरीक्षण करने पर पता चला कि तीनों की मौत का तरीका एक जैसा ही था। मुआयना करने के बाद पुलिस को इस मामले में भी हत्या की साजिश नजर आ रही थी। पहले बंटी व सुखदेवी की मौत और अब सुखदेवी के भाई कुलदीप की मौत गलत कदम नहीं हो सकती थी। हाँ, इसे गलत कदम का रूप देकर गुमराह करने का प्रयास किया गया था। कुलदीप के घर वालों से पूछताछ की गई तो पता चला कि कुलदीप 25 जून से ही लापता था, लेकिन सुखदेवी और बंटी की मौत के बाद घर वाले पुलिस के पास जाने से डर रहे थे, इसलिए पुलिस तक सूचना नहीं पहुंची।
गढ़ा गांव में 3 हत्याओं के बाद एसपी यमुना प्रसाद एक्शन में आए। उन्होंने इंस्पेक्टर सत्येंद्र भड़ाना को जल्द से जल्द केस का खुलासा करने के निर्देश दिए। मृतक बंटी के पिता बिन्नामी की तहरीर पर इंस्पेक्टर भड़ाना ने अज्ञात के खिलाफ धारा 302, 201 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद थाना प्रभारी ने सुखदेवी के घर वालों से पूछताछ की तो सुखदेवी का भाई विनीत उर्फ लाला और किशोरी घर से गायब मिले। पुलिस ने दोनों की तलाश की तो गढ़ा के जंगलों से दोनों को हिरासत में ले लिया गया। उनसे पूछताछ की गई तो इन 3 हत्याओं का पर्दाफाश हो गया। उनसे पूछताछ में कई और लोगों के शामिल होने का पता चला। इसके बाद पुलिस ने गढ़ा गांव के ही जगपाल यादव उर्फ मुल्ला जी और शिवराज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और घटना के बारे में विस्तार से बता दिया। पता चला कि सुखदेवी और बंटी के घर से लापता हो जाने के बाद उनके घर वाले काफी परेशान थे, जबकि बंटी सुखदेवी के साथ अपने गन्ने के खेत में छिप गया था। गांव के जगपाल यादव उर्फ मुल्ला जी ने 26 जून को उन्हें देख लिया। उसने दोनों के खेत में छिपे होने की बात सुखदेवी के भाई विनीत उर्फ लाला को बता दी। विनीत ने ये बात अपने भाई किशोरी और गांव के शिवराज को बताई। समाज में बदनामी के डर से विनीत ने जगपाल से अपनी बहन सुखदेवी और बंटी को मारने की बात कही और बदले में 2.5 लाख रुपया देने को कहा। जगपाल पेशे से अपराधी था, इसलिए वो हत्या करने को तैयार हो गया। विनीत ने उसे 2.5 लाख रुपए लाकर दे दिए। इसके बाद योजना बनाकर रात 11 बजे चारों बंटी के खेत में पहुंचे। वे शराब और तेजाब की बोतल साथ में लेकर गए थे। वहां पहुंचकर चारों ने बंटी और सुखदेवी को दबोच लिया। शिवराज ने बंटी को जबरदस्ती शराब पिलाई। फिर शिवराज पास में ही जगपाल के ट्यूबवेल पर पड़े छप्पर में लगी प्लास्टिक की रस्सी निकाल लाया। इसके बाद सुखदेवी के गले को उसी के हरे रंग के दुपट्टे से और बंटी के गले को प्लास्टिक की रस्सी से घोंटकर मार डाला गया। इसी बीच विनीत का छोटा भाई 25 साल का कुलदीप वहां पर आ गया। उसने उन लोगों को दोनों हत्याएं करते देख लिया था। विनीत ने उसे समझा बुझाकर वहां से वापस घर भेज दिया। इसके बाद वे लोग दोनों के शवों को कुछ दूरी पर देवराज यादव उर्फ दानवीर के यूकेलिप्टस के बाग में ले गए। वहां दोनों की लाशों को दुपट्टे व रस्सी की मदद से शीशम के पेड़ पर लटका दिया। इसके बाद उनकी पहचान मिटाने के लिए दोनों के चेहरों पर तेजाब डाल दिया गया। कुलदीप को दौरे पड़ते थे। उन दौरों की वजह से उसका दिमाग सही नहीं था। उस पर भरोसा करना गलत था। वो घटना का लगातार विरोध भी कर रहा था। इस पर चारों लोगों ने योजना बनाई कि कुलदीप को भी मार दिया जाए, नहीं तो वो उन लोगों का भेद खोल देगा। 2 जुलाई 2020 को विनीत और उसके तीनों साथी कुलदीप को बहाने से रात को जंगल में लेकर गए। वहां गांव के नेकपाल यादव के खेत में कुलदीप का गला पीले रंग के दुपट्टे से घोंटकर उसकी हत्या कर दी और दुपट्टे से बांधकर उसके शव को भी नीम के पेड़ पर लटका दिया। उसके चेहरे पर भी तेजाब डाल दिया गया। फिर निश्चिंत होकर सब घर लौट आए। कुलदीप की हत्या उनके लिए बड़ी गलती साबित हुई। थाना प्रभारी सत्येंद्र भड़ाना ने अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या के एवज में दिए गए 2.5 लाख रुपए, शराब के खाली पौवे और तेजाब की खाली बोतल बरामद कर ली। आवश्यक कानूनी लिखा पढ़ी करने के बाद चारों अभियुक्तों विनीत उर्फ लाला, किशोरी, जगपाल और शिवराज को न्यायालय में पेश किया गया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।